Student, today we are starting. The name of the chapter is Cost Sheet and Reconciliation Statement. This is the first and the important topic in the cost accounting. Before starting this chapter, first of all we are going to discuss the what do you mean by the cost. If I want to manufacture this pen, for manufacturing this pen I will incur so many expenses. For example, first of all, I will pay for the material, that is raw material. I will engage worker, to them I will pay the wages, that is labor charges, and other expenses. Okay. We can say so many expenses incurred to manufacture a particular product. When we add all these expenses, the total of all these expenses is known as cost, means total cost. So we can come to the following meaning. Cost means aggregate of all expenses incurred to manufacture a product. Later on we can say this is the cost of product. Okay, means total of expenses is known as a cost. अब यहाँ पे देखते हैं expenses may be the direct expense or we can say direct cost or we can say indirect cost. There are two type of expenses which are included in the cost of the product. या ऐसा बोल सकते हैं कि on the basis of element of cost we can divide the cost into the direct cost and the indirect cost. अब direct cost means what? The cost which we can identify to the particular product is direct cost. जैसे एग्जांपल के लिए अब मुझे पेन मैन्युफैक्चर करना है, तो इस पेन के अंदर जितना भी मटेरियल यूज हुआ है जो आप देख सकते हो, दैट वी कैन मेजर, वी कैन आइडेंटिफाई, दिस इज द डायरेक्ट कॉस्ट. लेकिन एट द सेम टाइम जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था तो एक पेन मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था, बहुत सारे पेन मैन्युफैक्चर होते हैं. उस समय हमने फैक्ट्री का रेंट पे किया, ऑफिस का रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो कंपोजिट थे, कंबाइन इनकर्ड हुए. दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट. means the cost which we cannot identify to the particular product, still they are incurred there, but that is the combined cost, composite cost, that is indirect cost. So direct cost that we can identify, that are measurable, but indirect cost we cannot identify to the particular product. अब जैसे मैंने एक टी शर्ट सिलाया, तो इस टी शर्ट के अंदर जितना मटेरियल यूज़ हुआ है वो मैं भी देख सकता हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं. तो इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट. लेकिन टेलर जब इस टी शर्ट को सी रहा था उस समय लाइट यूज़ हो रहा था, साथ साथ में बहुत सारे मटेरियल जैसे कि ऑयल यूज़ हो रहा था, जिस जगह पे वो काम कर रहे थे उसका रेंट उसको पे करना पड़ रहा था. ये सब भी कॉस्ट इनकर्ड हुए, लेकिन इस पर्टिकुलर टी शर्ट के लिए कितना इनकर्ड हुआ दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई डायरेक्टली. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो डायरेक्ट कॉस्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट. उसी तरह से we can divide the cost or we can divide the expenses on the basis of function into the factory cost, office cost,
एंड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इस तरह से देखा जाए तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बिफोर स्टार्टिंग अ फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम लोग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस के अंदर जैसे हमारे पास दो टाइप के अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट। एक्सपेंसेस that we record on actual basis in the financial account। मोस्टली क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वो एक्चुअल बेसिस पे लिखा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करता है, उसकी एंट्री पास करता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले कॉस्ट को एस्टिमेट करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप ये एस्टिमेट कर लेते हो कि बस का इतना पे करना पड़ेगा, टैक्सी वाले को इतना फेयर देना पड़ेगा, ट्रेन का इतना होगा। तो इसका मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं है, वो आपने क्या किया, प्रोजेक्टेड किया, मतलब प्रोजेक्ट फॉरकास्ट किया, एस्टिमेट किया। तो ऐसे एक्सपेंस को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसेस को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या वर्ड यूज करेंगे, ओवरहेड्स। हाँ, आप कहीं कहीं पे लोग ओवरहेड्स को एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग ओवरहेड्स वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपेंसेस में फिर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उसके बाद में हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कॉस्ट में भी द फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और ओवरहेड्स। अब जब इन सब एक्सपेंसेस को हम लोग एक सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं, लिस्ट करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट मीन्स लिस्ट ऑफ द ऑल एक्सपेंसेस, और वी कैन से कि कॉस्ट शीट इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग एक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे एक फॉर्मेट फॉर्म में, और यहाँ पर साथ साथ में हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये शॉर्ट और फॉर्मेटिव लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि हर चीज़ को आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, तो मैंने इस फॉर्मेट को दो सेक्शन में डिवाइड किया, मतलब दो टाइप बना दिया। फर्स्ट टाइप ऐसा कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, तो जिसको मैंने बोल दिया कि व्हेन द स्टॉक इज नॉट हेल्ड। पहला टाइप जिसके अंदर हमको कॉस्ट शीट के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखाई नहीं पड़ेगा। सेकेंड है व्हेन स्टॉक इज हेल्ड, जिसके अंदर हमको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेस में जहाँ पर काम अगेंस्ट द ऑर्डर होता है तो वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वो लोग कंसीडर नहीं करते, उनके बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है। और बहुत सारे बिजनेस में वो एडवांस में माल बना देते हैं, एक्स्ट्रा माल बना देते हैं, तो उनके केस में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो सबसे पहला टाइप है व्हेन द स्टॉक इज नॉट हेल्ड, और सेकेंड टाइप है व्हेन द स्टॉक इज हेल्ड। लेकिन आप जब देखोगे तो थोड़ा वो डिफरेंस है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा तो स्टॉक इज हेल्ड हो जाएगा। तो टाइप 1 है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। टाइप 1 फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट व्हेन stock is
नॉट हेल्ड, मतलब हमको सब में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। ये जो कॉस्ट शीट होता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। यहाँ पर कंपनी का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द कंपनी, बिलो दैट कॉस्ट शीट फॉर द मंथ हो सकता है, फॉर द पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो सकता है, या फॉर द ईयर के लिए भी हो सकता है। पर्टिकुलर्स रुपीज कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम इसलिए बनाते हैं कि हमको एक प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। जैसे आपने देखा है कि पूरे बॉक्स के अंदर आप पानी का बॉटल भरा हुआ, बिस्लेरी पानी का बॉटल भरा हुआ है, लेकिन अगर समझो आपको एक बॉटल चाहिए तो उस बॉटल का प्राइस क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे टोटल बॉक्स या टोटल प्रोडक्ट जो होता है उसका प्राइस दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट का प्राइस दिखाई पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट। तो जैसे बताया कि हम लोग कॉस्ट शीट को दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जैसे होता है कि डायरेक्ट कॉस्ट वी कैन मेजर और वी कैन आइडेंटिफाई द टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में इतना इसका पार्ट इंक्लूड है। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सबसे पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, कितना रॉ मटेरियल आपने इस पेन में यूज किया। डायरेक्ट वेजेस, इस प्रोडक्शन में हमने वर्कर को कितना पे किया, डायरेक्ट वेजेस। साथ साथ में कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो स्पेशल नेचर के होते हैं, जैसे कि आप किसी आर्किटेक्ट को पे करते हो इस पेन का डिज़ाइन बनाने के लिए, तो जो डिज़ाइन बनाने का हम पेमेंट करते हो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आपको जब दूसरा प्रोडक्ट बनाना रहेगा तो वो डिज़ाइन हम उस दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्पेशल एक्सपेंसेस। वैसे ही हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग स्पेशल कॉस्ट बोल सकते हैं। जब तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। दैट इज इनिशियल कॉस्ट। तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करके हमको क्या मिल गया, प्राइम कॉस्ट। फिर सेकंड सेक्शन आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, खाली एक तीन ही चीज एक्सपेंस नहीं होता। जैसे कि आप जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री का आपको रेंट देना पड़ता है, ऑफिस वाले लोग हैं उनको सैलरी देना पड़ता है, साथ साथ में आप किसी प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर होता है, गोडाउन का रेंट है, ये सब भी एक्सपेंसेस होते रहते हैं। ये सब क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट हुआ। इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, जैसे हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया तो जो आंसर आता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब फैक्ट्री के बाद सेकंड जो एक्सपेंस होता है दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स।
अब जो आ गया उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्ट्री ऑफिस। अब उसके बाद जो थर्ड आता है और लास्ट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब जो आंसर आ गया उसे बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसके अंदर हम लोग ने ऐड कर दिया प्रॉफिट। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया सेल्स। फिर से देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला फैक्ट्री है, सेकंड नंबर पे ऑफिस और थर्ड नंबर पे सेलिंग। अगर आप देखो तो काम बिजनेस में इस सीक्वेंस वाइज ही होता है कि सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आओगे और वर्कर लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, काम करना चालू होगा। तो वो काम कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में होता है। तो इन सब के बाद जो सेकेंडरी एक्सपेंस होता है प्राइमरी के बाद, वो सबसे पहला होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का काम पूरा हो गया, अब उसको हमको बेचने के लिए जाना है मार्केट में। लेकिन बेचने जाने के पहले हमको ये भी देखना है कि वो पेपर वर्क करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स बनाने रहते हैं, बिलिंग करना पड़ता है। तो सब काम किसका होता है? ऑफिस का। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो फैक्ट्री और सेलिंग के बीच में आ जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। इस तरह से आपका जो आंसर आ गया वो कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और उसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसके बाद आंसर आता है सेल्स। इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट हुआ कॉस्ट शीट का व्हेन द स्टॉक इज नॉट हेल्ड। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस्ट शीट को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। तीनों को ऐड किया तो मिल गया प्राइम कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट का सेक्शन चालू हुआ, जिसके अंदर सबसे पहला आया फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा आया ऑफिस ओवरहेड्स, तीसरा आया सेलिंग ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जैसे आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट में ऐड किया तो आपको मिल गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के अंदर आपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड किया तो आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड किया तो आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसके अंदर प्रॉफिट ऐड किया तो आपको मिल गया सेल्स। इस तरह से आपको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है और उस प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, और साथ साथ में हम उसको कितने में सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग अमाउंट लेके करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ और किस तरह से देखो आंसर आते चले जाता है। समझो हमारे पास एक छोटा सा सम है, आप लोग भी देखिए ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कितना आराम से हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद कर सकते हैं और उस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट में लिखता हूँ, समझो डायरेक्ट मटेरियल है मेरे पास 50,000। फिर उसके बाद में डायरेक्ट लेबर है 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000। इन तीनों को ऐड किया तो 1 लाख क्या आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स है 15,000, क्या आ गया 1,15,000। अब इसके अंदर देखो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का आपने इसके अंदर ऐड किया तो वर्क कॉस्ट आ गया। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अमाउंट हम ले लेते हैं 10,000, तो 1,25,000 आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर 5,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,30,000। प्रॉफिट है
हमको अर्न करना है 20,000, तो हमको सेल करना पड़ेगा 1,50,000। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट। अब मुझे सीपी व कॉलम देखना है किस तरह से हम लोग निकालते हैं। समझो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, बनाया 10,000 और पूरा का पूरा ये यूनिट्स बनाने के बाद सेल कर दिया 10,000।